आम आदमी पार्टी जो कि जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और अहम मुद्दे जो कि आम आदमी से जुड़े हुए हैं उनको लेकर हमेशा विपक्ष में रहकर अपनी आवाज़ बुलंद रखती है और ऐसे में पक्ष में रहकर लोगों के बारे में ज़रूर सोचती है, यानी कि सत्ता में रहकर लोगों के बारे में ज़रूर सोचती है। लेकिन आज आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अनुराग ढांडा जो कि करनाल में पहुंचे हैं। आज किस मुद्दे को लेकर करनाल में पहुंचे हैं वो हम सर से ही जानेंगे। सर, आज किस अहम मुद्दे को लेकर आप करनाल में आपका आना हुआ है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही तरीके से सरकार चला रही है। सरपंचों का मुद्दा तो आप सबको पता है कि लोकतंत्र की चुनी हुई छोटी इकाई जो है उसका जो अपमान किया भारतीय जनता पार्टी में, उसका तो बदला लेंगे गांव के लोग, उसको तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ताज़ा मामले में बिजली के नाम पे जो लूट चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, उसको आज हम सामने रखना चाहते हैं। आपके यहीं का झींडा गांव है, करनाल का ही, असंत के इलाके का, वहाँ पर कल भिड़ंत हुई है गाँव के लोगों के और पुलिस के बीच में। ये एकमात्र घटना नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों के बीच में ज़बरदस्त आक्रोश है क्योंकि बिजली विभाग को लूट तंत्र बना के रख दिया खट्टर सरकार ने। आप किसी की भी दीवार कूद जाएंगे, उसके घर में घुस जाएंगे, बोलेंगे कि आपका मीटर सही नहीं चलता है। अगर आप विरोध करेंगे, आपके खिलाफ पुलिस केस कर देंगे कि आपने काम करने के बीच में विरोध किया है। आप मीटर ऑन द स्पॉट नहीं बताते हैं कि ख़राब है या नहीं है, आप उसको पैक करके ले जाते हैं, बोलते हैं कि हमारी टीम बताएगी लैब में। आप अगर रिश्वत दे देंगे तो मीटर ठीक बता दिया जाएगा, आप अगर रिश्वत नहीं देंगे तो मोटा फाइन लगा दिया जाएगा आपका, रिश्वत वो बता करके, मीटर ख़राब बता करके। हम इस तानाशाही रवैये के ख़िलाफ़ हैं। हम अपने ही लोगों को अपने ही सरकार में चोर बताने के ख़िलाफ़ हैं। ये सरकार सारे गांव वालों को, सारे सरपंचों को कहते हैं कि वो सरपंच सारे लूटते हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसा दावा करती है सरकार, इसलिए नए नियम ले आए हैं। सारे गांव के लोगों को कहते हैं भाई सब बिजली चोरी कर रहे हैं, सबके यहाँ छापे कभी भी किसी के यहाँ भी पड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने ही लोगों को लोकतंत्र में अगर कोई सरकार चोर बताने लगे तो वो सरकार खुद चोर होती है सबसे बड़ी। तो आपको क्या लगता है लोग चोरी नहीं कर रहे हैं? मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है? आप लोगों के ऊपर विश्वास करके अगर उनको साथ लेके नहीं चलेंगे लोकतंत्र में तो प्रदेश और देश तरक्की नहीं कर सकता। आप मुझे ये बताइए कि मीटर के अंदर गड़बड़ है, ये बात आप कैसे सुनिश्चित करें? क्या आपने उनको मूलभूत सुविधाएं पहले उपलब्ध करा दी? आपने किसी को, मैं पुरानी ज़माने में फिल्मों में देखता था, ये सीन बड़ा आता था कि किसी व्यक्ति ने एक रोटी चुरा के खा ली और उसको कहते थे देखो चोर है, चोर है, चोर है। वो भूखा है कई दिन से, इसलिए उसने रोटी चुराई। आपने हालात ऐसे बना दिए कि एक सामान्य परिवार का काम नहीं चल रहा। आप उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार, 24 घंटे टैक्स वसूलती है सरकार हमसे, सोते हुए भी बिजली चल रही होती है टैक्स जा रहा होता है, खाते हुए भी टैक्स लेते हैं हमसे, हम कुछ भी खरीदते हैं टैक्स देते हैं, 24 घंटे टैक्स लेते हैं। बदले में हमको 10 रुपये की भी अगर सुविधा मिलने लगे सरकार परेशान हो जाती है। तो ऐसी सरकार को तानाशाही सरकार ही कहेंगे। अपने लोगों को साथ लेके, विश्वास में लेके, उनको एजुकेट करके, उनको कन्विंस करके सरकार चलाना लोकतंत्र है। उनके ऊपर कोई चीज़ थोपना, नए मीटर लगा देंगे, क्यों लगा देंगे जी नए मीटर? पुराने मीटर खराब थे क्या? पहले सरकार खुल के बताए कि पुराने मीटर खराब थे। अगर खराब नहीं थे तो नए मीटर क्यों लगा देंगे? तो नए मीटर लगाने के पीछे आपको क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है? ये सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार का तरीका होता है। अभी तक हरियाणा में जितनी सरकारें आई हैं सबके अपने अपने मीटर हैं। इनेलो सरकार आई अपना मीटर लगाएगी, कांग्रेस सरकार आई अपना मीटर लगाएगी, अभी बीजेपी वालों को थोड़ा लेट सुध आई, इन्होंने कहा कि अभी लूट लो जाते जाते, तो ये अपना मीटर लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार के तरीके हैं, नए नए लोगों को प्रताड़ित करने के, लोगों से लूटने के तरीके हैं। जैसे आप नॉन एनर्जी चार्जेस है, हर किसी के बिल में आ रहा है, नॉन एनर्जी चार्जेस है, 4 महीने की सिक्योरिटी रखेंगे आप अपने पास। कहते हैं कि जब आप मीटर उतारेंगे, जब आप मीटर वापस लौटाएंगे तब ये दे देंगे आपको। ऐसा तो कभी मैंने सुना नहीं। खबर तो लेकिन ये सामने आई थी कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो घायल हुए हैं, 2 से 3 कर्मचारी बताए जा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों का रवैया ऐसा था, उन्होंने ईंट पत्थर मारे, बल्कि गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए। देखिए, मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आक्रोश क्यों है, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन क्यों है? क्योंकि सरकार और लोगों के बीच में कम्युनिकेशन खत्म हो गया है, संपर्क खत्म हो गया, टूट गया है संपर्क। आप तानाशाही तरीके से अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, लोगों से वोट लिया है लेकिन उनकी सुनना नहीं चाहते हैं, तो ये टकराव होगा। मैं वार्न कर रहा हूँ सरकार को, मैं इसीलिए पहले समय से पहले चेता रहा हूँ। अनरेस्ट है पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा में लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं लोग सरकार की नीतियों से। ये टकराव एक जगह नहीं है, दमतान गाँव में इसी तरीके का टकराव हुआ। वहाँ पर एक व्यक्ति को 2-4 यूनिट का आरोप उस पर लगा, उसको सुसाइड करना पड़ा, इतना परेशान कर दिया, गाँव के लोगों पर केस कर दिए, बड़ी पंचायत हुई वहाँ पर। अब ये झींडा का मामला आ गया। ये अलग अलग जगह पे इस तरीके के टकराव आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि आप तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। अब बिजली विभाग के कर्मचारियों का क्या कसूर है? उनको सरकार थोप रही है कि वसूली करके लाओ, ऊपर से भ्रष्टाचार चल रहा है, वसूली करके लाओ, नीचे से ऊपर तक चेन बनी हुई है। तो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती?
हाँ, तो इसीलिए गांव में जा रहे हैं, इसीलिए गांव के अंदर जा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे टकराव पैदा कर रहे हैं गांव के लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि सोच के नज़रिए से भी ये सरकार गांव के लोगों के खिलाफ है वैचारिक तौर पे। ये गांव के लोगों को खुद से अलग मानते हैं। तो नए मीटर लगाने में सरकार का कुछ मुनाफा है? 100% मुनाफा है। जब जब नए मीटर लगते हैं तब तब उन कंपनियों को, अदरवाइज़ आप मुझे ये बताइए कि सरकार को फोर्स करने की क्या ज़रूरत है कि पुराने मीटर हटा के हम नए लगाएंगे। सरकार को ये कहना चाहिए कि लोग ऑप्ट करें अगर उनको लगता है अपना मीटर खराब है। हमने दिल्ली में पता नहीं कितनी योजनाएं ऐसी लाए, हमने दिल्ली में इतने सारे सर्टिफिकेट पे पहले सरकार के यहाँ से साइन होके जाते थे और साइन पे पैसे लेते थे। हमने कहा लोग खुद साइन कर दें अपने सर्टिफिकेट्स पे, खुद जानकारी दें अपने बारे में और घर उनका सर्टिफिकेट पहुँच जाता है। लोगों पर विश्वास करेंगे तो लोग विश्वास करके लौटाएंगे। हमने दिल्ली में ये कहा कि किसी के यहाँ भी रेड नहीं पड़ेगी व्यापारी के यहाँ। हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया दिल्ली के अंदर, व्यापारियों ने टैक्स देना शुरू कर दिया क्योंकि हम उनको परेशान नहीं करते। तो आप विश्वास करें लोगों के ऊपर, लोग आपकी सरकार चलाने में मदद करेंगे। लेकिन अगर तानाशाही करेंगे तो हम आपके सामने। सर, आप हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में तो आपकी सरकार है। पूरे देश ने देखा कि जेल के अंदर बैठकर क्या ऐसी सुरक्षा व्यवस्था होगी सर कि गैंगस्टर अंदर लाइव नेशनल टेलीविजन पर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। देखिए, कोई भी गैंगस्टर 1 साल की उम्र में तो लाइव इंटरव्यू नहीं दे सकता। मैं वही बोल रहा हूँ कि सर कोई भी गैंगस्टर 1 साल की उम्र में तो गैंगस्टर नहीं बन सकता। हमारी सरकार है हुए 1 साल हुआ है अभी वहाँ पे। दशकों तक राजनीतिक संरक्षण में इन्होंने सिस्टम को इतना करप्ट कर रखा है वहाँ पे कि उसको दुरुस्त करने में हमारी भी मेहनत लग रही है, हम भी मशक्कत कर रहे हैं। हमारा अपना कोई व्यक्ति भी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है हम उसको उठा के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन सर मैकेनिज्म पर तो सवाल खड़े होते हैं ना, जिस मैकेनिज्म को फॉलो करके हम कहते हैं कि जेल की व्यवस्था ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन वहां पर ऐसी व्यवस्था चल रही है कि गैंगस्टर फोन यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि नेशनल टेलीविजन पर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। निश्चित तौर पे इसीलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाता। ये पहली ऐसी सरकार है पंजाब के अंदर जिसमें ऑलमोस्ट 100% केसेस सॉल्व हो रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर बड़े से बड़े केसेस को हमने सारे क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया, उसमें केसेस को सॉल्व किया। कानून का काम क्या होता है? कानून का काम ये होता है कि आप इतने सही तरीके से उस कानून को इम्प्लीमेंट करें कि जैसे ही कोई अपराध करेगा उसको सज़ा मिलेगी, अपराधी को पता हो कि पकड़े जाओगे आप, तो फिर अपराध धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। ये तो चलिए पंजाब की बात रही। दिल्ली में भी तिहाड़ जेल में आप ही के एक मिनिस्टर हैं जो कि तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनका भी एक वीडियो सामने आया था सर, बाकी कैदियों से वो मालिश वगैरह करवा रहे थे, वो क्या था सर? देखिए, जो भी वहाँ पर जो भी सुविधाएं ली गई थी वो कोर्ट के आदेश के अनुसार ली गई थी। और अगर आपने देखा होगा उसके बाद ये एजेंसीज रोते हुए कोर्ट के अंदर भी गए थे, लेकिन उनको वहाँ से कोई भी कमेंट कोर्ट की तरफ से इस पर नहीं हुआ था क्योंकि वो सब कुछ मैनुअल के हिसाब से। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, मोदी जी तो ये चाहते हैं कि वो हमारे मंत्रियों को झूठे आरोपों में अंदर भी डाल दें। उसी मंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, 7 महीने से 8 महीने से अंदर हैं, एक आरोप साबित नहीं हुआ, 1 रुपया बरामद नहीं हुआ आज तक, लेकिन उनको अंदर रखा हुआ है। और अंदर भी उनके खाने पे आपत्ति, उनके वीडियो लीक करते हैं। ये वीडियो दिए किसने उनको, कहाँ से आए? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सरकार में भी काफी उथल पुथल थी। कोई उथल पुथल नहीं है, मैंने कहा। और सवाल खड़े हुए सर मैंने कि आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं और यहाँ मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था। हाँ, तो साबित कीजिए, 1 रुपया भी बरामद करके दिखाइए। यही तो आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जगह जगह पे वो इस तरीके से छापेमारी, हमारे लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 164 केस दर्ज किए उन्होंने हमारे नेताओं के खिलाफ, 143 में बाइज्जत बरी हो चुके हैं, बाकी केसेस में भी हो जाएंगे। खालिस्तान का एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, इसको मुझे नहीं लगता है। ये लोग जो जिनकी राजनीति खत्म हो गई है पंजाब के अंदर, वो अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं। कांग्रेस अकालियों की आज के दिन में पंजाब में ये हालत है, उनके नेता चाय की दुकान पे चाय पीने बैठ जाते हैं तो लोग उठ के चले जाते हैं वहाँ से। तो उनको लोग नहीं मिल रहे राजनीति करने के लिए, तो वो तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की साजिशें करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको फेल किया है हमारी सरकार ने। इतने सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया है किसी भी सेंसिटिव मैटर को कि सारी उनकी साजिशें बेनकाब हो गई, सारी साजिशों का पर्दाफाश हो गया। सर, पंजाब और दिल्ली के बीच में आता है हरियाणा। हरियाणा को लेकर क्या तैयारियां आने वाले इलेक्शंस में? देखिए, हरियाणा पुल है पंजाब और दिल्ली के बीच में, और दोनों तरफ जब लोग देख रहे हैं कि सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को, जनहित की सरकारें चल रही हैं, तो हरियाणा के लोग भी रोज़ सोचते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा और इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से 2024 का, जब हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन सके। और यही पुल जो है ये केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार तक जाने का रास्ता बनाता है। तो हरियाणा अगला कदम होगा और उसके बाद पूरे देश में भी सरकार बनाएंगे। परचम लहराया जाएगा 2024 में? बिल्कुल, 2024 में देश एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। ज़मीन पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे,
आम आदमी पार्टी अपना संगठन बना रही है। 15 अप्रैल से हम अपने संगठन का अनाउंसमेंट शुरू कर देंगे। अभी 10 लाख सदस्य पूरे हरियाणा में बनाने का अभियान चल रहा है। हरियाणा में भी कोई ऐसी स्कीम जो आम लोगों के लिए सोची हो आप लोगों ने? सारी स्कीम जो दिल्ली में थी वो पंजाब में लागू हुई। हरियाणा के लोगों को भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो 600 यूनिट यहाँ पे भी फ्री मिलेंगे। यहाँ पे भी 2 महीने का बिल आता है, 600 यूनिट फ्री मिलेंगे सब लोगों को। यहाँ पे भी बिजली चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मूलभूत जरूरतें आज के दिन में, जैसे पहले पानी, जैसे पहले हवा, अब ये सरकार जैसे काम कर रही है, मुझे तो ये डर लगता है कि आज 2-4 यूनिट बिजली के लिए आप आत्महत्या करने पे मजबूर करते हैं, केस कर देते हैं लोगों पे। कल को कहेंगे भाई तूने हवा ज़्यादा सूंघ ली तो तुझ पे फाइन लगाएंगे। कल को कहेंगे आपने एक घूंट पानी ज़्यादा पी लिया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये मूलभूत सुविधाएं हैं और ये हक है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में लोगों का, उनको ये मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, जब मुझे अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता नहीं होगी, तभी मैं देश के बारे में सोच पाऊंगा, तभी मैं बड़ा कर पाऊंगा। बिल्कुल, अनुराग राणा जी हैं, धन्यवाद सर। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक बड़ा यानी कि दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि साल 2024 के लिए पूरी तैयारियां हैं और 15 अप्रैल से आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी अपने संगठन को विस्तार करने की और संगठन बनाने की तैयारी में है। और ऐसे में साल 2024 में अब होगा क्या, ये देखने वाली बात जरूर होगी। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।